यानी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे किस प्रकार के टेरेन पाए जाते हैं, यानी वह क्या फ्लैट सरफेस है, क्या वो माउंटेनियस एरिया है, क्या वो हिली एरिया है, क्या वो डेजर्ट एरिया है। if you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land। अगर आप कहाँ रहते हो, प्लेन एरिया में रहते हो, तो आप किसका भाग हो, आप एक बहुत बड़े प्लेन लैंड का भाग हो, आप एक बहुत बड़े प्लेन लैंड का भाग हो। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन, अगर इसी प्रकार से आप हिली रीजन में रहते हो, द रियूज ट्रेन, वहाँ का इलाका कैसा होगा, वहाँ का इलाका रियूज होगा। विद माउंटेनियस एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स, और वहाँ पे जो पाए जाने वाले चीजें जैसे माउंटेन्स हो गया या वैली हो गया, वो कॉमन रूप पे वहाँ पे पाए जाएंगे। वास्तव में हमारा देश जो है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू और आइलैंड, यह विभिन्न प्रकार के क्या है, फीचर्स हैं। कैसे फीचर्स हैं, यह एक फिजिकल फीचर्स हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, यानी भारत का जो लैंड है वह बहुत बड़े पैमाने पे फिजिकल वेरिएशन को दिखाता है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू constitutes one of the ancient land masses on the earth surface, यानी इस पृथ्वी के सरफेस पे जो सबसे पुराना लैंड मास पाया जाता है वह पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाया जाता है। It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landform. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains from an unstable zone. बोला जा रहा है कि अगर जियोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो हिमालयन माउंटेन का जो फॉर्म है वह अनस्टेबल जोन में पाया जाता है। The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with a high peak, deep valley and fast flowing rivers। इन हिमालय में हम लोग देख पाते हैं यह यहाँ पे जो टोपोग्राफी पाया जाता है वह यूथफुल होता है। यहाँ पे हाई पीक पाए जाते हैं, यहाँ पे डीप वैली पाए जाते हैं और यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियां निकला करती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपोजिट। नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वहाँ पे एलुवियल डिपोजिट पाया जाता है। एलुवियल डिपोजिट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि एलुवियल का डिपोजिशन होता कैसे है, तो यह थ्रू द रिवर इसका डिपोजिशन किया जाता है। यानी जब फ्लड आता है तो फ्लड में मड और वाटर दोनों का कंपोजिशन होता है और वह कंपोजिशन जब एक जगह पे उसको जब नदी के द्वारा डिपोजिट किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोला करते हैं। तो यहाँ पे नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, एलुवियल का डिपोजिशन किया जाता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं वो कंपोजिशन होते हैं, किसका कंपोजिशन होते हैं, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का। अब हम लोग देखते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी कौन कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन हुआ करते हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन कितने प्रकार के हुआ करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों के द्वारा यहाँ पे देखा जा रहा है कि 6 प्रकार का पाया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। पहला द हिमालयन माउंटेन, दूसरा द नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा द पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा द इंडियन डेजर्ट, पांचवा द कोस्टल प्लेन और छठा द आइलैंड। ये 6 अलग अलग प्रकार के डिवीजन हमारे देश में
पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहला, जो है हिमालयन माउंटेन। The Himalayas, geologically young and structurally folded mountain stretch over the northern border of India. हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि यह जियोलॉजिकली यंग होता है और स्ट्रक्चर के बेस पे यह फोल्ड होता है। यानी जो हिमालय का जो स्ट्रक्चर होता है वह किस फॉर्म में होता है? फोल्ड के फॉर्म में होता है। जब हम लोग भी बनाते हैं और फिर उसको आगे वाले में हम लोग जब इसको अपोजिट करते हैं तो यह जो फॉर्म का क्रिएशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोल्ड बोलते हैं। तो इसका जो रूप होगा वह इस प्रकार से होगा। यह क्या हो गया? यह दिखा रहा है कि हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में है? फोल्ड में है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह इसका बिगनिंग पॉइंट है, यह इसका पिक पॉइंट है, फिर यहाँ पे यह लोअर बेस बना, फिर यहाँ पे यह अपर बेस बना, फिर यहाँ पे लोअर बेस, फिर यहाँ पे अपर बेस। तो यह जो पॉइंट का क्रिएशन हो रहा है और यह जो क्रिएशन हो रहा है तो यह क्या हो रहा है? यह फोल्ड हो रहा है। यानी यह यहाँ से आके इस प्रकार से, फिर यहाँ से आके इस प्रकार से, फिर यहाँ पे इस तरीके से यह फोल्ड हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। यानी हिमालय जो है जियोलॉजिकली रूप से अगर देखा जाए तो यह यंग भी है और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यह क्या है? यह फोल्ड है और यह स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और यह कहाँ तक फैला है? तो इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री तक यह फैला है। These mountains ranges run in a west to east direction। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस माउंटेन का रेंज जो है वह किस डायरेक्शन में है तो वह वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। यह कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो यह इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ह्यूज माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि यह अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करता है? तो यह लॉफ्टिएस्ट रूप में प्रस्तुत करता है और यह ह्यूज माउंटेन बैरियर है। यानी यह क्या है? यह एक बैरियर के रूप में, भारत का एक बैरियर के रूप में। और वह बैरियर कैसा है? माउंटेन बेस बैरियर है। और किस फॉर्म में है? तो वह ह्यूज्ड फॉर्म में। दे फॉर्म एन आर्क। और वह किस तरीके से वह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? तो वह आर्क के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। और इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है? इसके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है वह 2400 किलोमीटर कवर किया जाता है। और इसकी चौड़ाई their widths vary from 400 किलोमीटर कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर हुआ करती है। 400 किलोमीटर चौड़ाई इसकी कहाँ होती है? कश्मीर रीजन में। और 150 किलोमीटर कहाँ होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ करती है। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half। बोला जा रहा है कि इसका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन होता है वह अगर तुलना किया जाए तो ईस्टर्न हाफ से वेस्टर्न हाफ का अधिक मात्रा में हुआ करता है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय के कितने पैरेलल रेंज होते हैं? तो देयर आर 3 पैरेलल रेंज ऑफ Himalaya। Its longitudinal extent, a number of valleys lie between these range
और इस रेंज में विभिन्न प्रकार के वैलियां पाई जाती है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर रेंज। इसका जो नॉर्दर्न एरिया होता है उसको हम लोग ग्रेटर और इनर हिमालय के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं। यानी इसके जो 3 रूप हुए, एक हो गया ग्रेटर हिमालय, एक हो गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हिमाद्री भी बोल सकते हैं। और इसको हम लोग इनर हिमालय के भी रूप में जानते हैं। दूसरा, it is the most continuous range consists of the loftiest peak with an average height of 6000 मीटर। और इसका जो एवरेज हाइट होता है वह 6000 मीटर का हुआ करता है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक। और यहाँ पे जो भी हिमालय का जो महत्वपूर्ण पीक पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, वह हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे शिवालिक रेंज दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय दिखाया जा रहा है, और यहाँ यह जो पार्ट है वो हमको क्या बताता है, वह हमको मिडिल हिमालय को बताते नहीं, हिमाचल को बताता है। और यहाँ पे देखा जाए तो जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कि हिमालय क्या है, विभिन्न प्रकार की नदियों का सोर्स है। यहाँ पे देखा जाए तो इंदुज निकलती है, झेलम, रवि, सतलुज, फिर इधर यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। अब यहाँ पे देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको याद करना होगा, सम हाइट पीक्स ऑफ द हिमालय। यानी हिमालय की जो भी चोटियां हैं वह किस देश में हैं और उनकी हाइट क्या है। हम लोगों के द्वारा इस चीज को तो जान चुके हैं हम लोग कि जो ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री का जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर माना गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, गुरला, मंदाता। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पिक्स को बताया गया है और उसके हाइट को भी बताया गया है। यहाँ पे हम लोग देखें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो यह नेपाल में पाया जाता है। इसका हाइट क्या है, 8848। उसी तरीके से कंचनजंगा या इंडिया में पाया जाता है, इसका हाइट 8598। उसी तरीके से मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, फिर नंगा पर्वत इंडिया में 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में 7817। कामेट इंडिया में 7756। नामचा बरवा इंडिया में 7756। गुरला मंदाता नेपाल में 7728। The fold of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. बोला जा रहा है कि इस हिमालय का जो कंपोजिशन हुआ है वह हार्ड रॉक से हुआ है जिसको हम लोग ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंडेड। यहाँ पे पेरेनियली का अर्थ यहाँ पे इससे लेना होगा कि जहाँ पे थ्रू आउट ऑफ द ईयर स्नो बाउंड होता है, यानी जहाँ पे स्नो आपको थ्रू आउट ऑफ द ईयर पाया
जाता है एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और इस रेंज में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की नदियों का जन्म हुआ करता है। The range lying to the south of the Himalaya forms the most huge mountain system and is known as Himachal और लेजर हिमालय। बोला जा रहा है कि हिमाद्री के बाद जो दूसरा ह्यूज माउंटेन सिस्टम पाया जाता है उसको हम हिमाचल और लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम शुरू में पढ़े थे कि तीन प्रकार के 3 पैरेलल रेंज पाए जाते हैं हिमालय के। तो पहला ग्रेटर या हिमाद्री या इनर हिमालय, और दूसरा जो हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाचल या लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। द रेंजेस आर मेनली composed of height, compressed and already rocks. The altitude varies between 3,700 to 4,500 meters and the average width is of 50 किलोमीटर। यह लेजर हिमालय और हिमाचल पाया कहाँ जाता है, इसका एल्टीट्यूडनल जो एरिया होता है वह 3,700 टू 4,500 मीटर हुआ करता है। और यहाँ पे एवरेज इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर होती है। While the पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, यहाँ का जो सबसे लंबा और महत्वपूर्ण रेंज होता है उसको हम लोग पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। इसमें धौलाधार और महाभारत रेंज भी महत्वपूर्ण रेंजों में से एक है। कहाँ का यह रेंज है, यह लेजर हिमालय का रेंज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसी रेंज में क्या पाया जाता है, महत्वपूर्ण वैली घाटी, कश्मीर की घाटी पाई जाती है, कांगड़ा और कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। यह क्षेत्र जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, तो अपने हिल स्टेशन के लिए यह जाना जाता है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय का आउटर रेंज है। यानी जो 3 रेंज हम लोग जो पढ़े थे, पहला इनर, दूसरा जिसको हम लोग मिडिल भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग लेजर भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग हिमाचल भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो होगा वह क्या होगा, वह शिवालिक। और इसको हम लोग आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय बोलते हैं। They extend over a width of 10 to 50 किलोमीटर। यानी यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होती है वह 10 to 50 किलोमीटर हुआ करती है। And have altitude varying between 900 to 1100 मीटर। और यहाँ पे जो इसका एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस होता है वह होता है 900 to 1100 मीटर। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by river from the main Himalaya range located further north। बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो यह शिवालिक का फॉर्मेशन होता है वह सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा होता है। और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, तो नदियों के सिल्ट के द्वारा किया जाता है। यह नदियों के सिल्ट के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है और इसको लाया जाता है नदियों के द्वारा, ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज। मेन हिमालयन रेंज से जो नदियों के द्वारा अपने साथ जो सिल्ट लाया जाता है उसे सिल्ट का डिपोजिशन करके इसका निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes. यहाँ पे यह समझने वाला चीज है कि लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया होता है, the area between Lesser Himalaya and dunes and Shivaliks are known as dunes.
तो ऐसे एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दून्स के नाम से जानते हैं। देहरादून, कोटली दून, पतली दून और सम ऑफ द वेल नॉन दून्स। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पतली दून हो गया। यह सारे क्या है? यह सारे दून एरिया हैं। और दून एरिया के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि दून एरिया किसको बोला जाता है? तो जो लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग दून बोलते हैं। Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. बोला जा रहा है कि जो हिमालय का जो डिवीजन होता है वो याद रखना, वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता। These divisions have been demarcated by river valleys। और इस डिवीजन में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? नदियों का योगदान होता है। और नदियों के द्वारा क्या किया जाता है? वैली का क्रिएशन भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदुज एंड सतलुज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। बोला जा रहा है सतलुज और इंदुज के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। बट इट इज ऑल्सो नॉन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको हम लोग कश्मीर और हिमाचल हिमालय के भी नाम से जानते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमायूं। कुमायूं हिमालय कहाँ पाया जाता है? तो यह सतलुज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। द काली एंड तिस्ता रिवर डेमोक्रेट द नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच में कौन है? तो यह नेपाल हिमालय है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालय। असम हिमालय किसको बोला जाता है? तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। देयर आर रीजनल नेम ऑल्सो इन दिस broad categories। फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालय। बोला जा रहा है कि इस हिमालय के जो यह बड़े स्तर पे जो कैटेगराइज किया गया है इसका बहुत सारे रीजनल नेम भी है जिसको हम लोग पता कर सकते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्र मार्क है, एक निशान है किसका? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री का। यानी हिमालय के ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री का मार्क कौन है? ब्रह्मपुत्र है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ। दिहांग जॉर्ज के पास हिमालय जो है तेजी से शार्पली टर्न लेता है, घूम जाता है। किस डायरेक्शन में घूमता है? या साउथ डायरेक्शन में घूमता है। किस डायरेक्शन में घूमता है? साउथ डायरेक्शन में घूमता है। एंड स्पीड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री। और ये कहाँ फैलना शुरू कर देता है? ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ फैलना शुरू कर देता है। किसके ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ? तो इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ। दे आर नॉन एज द पूर्वांचल। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं एंड माउंटेन्स भी बोलते हैं। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली composed of strong sandstone which are sedimentary rocks covered with dense forest। यह इलाका जो होता है वह घने जंगलों से घिरा हुआ होता है। They mostly run as parallel ranges and valleys। The पूर्वांचल comprises the पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। पूर्वांचल रेंज में अगर देखा जाए तो इसके जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वह पटकाई हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं और मिजो हिल्स हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। The northern plain has been formed by the interplay of the three major river system। बोला जा रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है
वह 3 महत्वपूर्ण नदी सिस्टम रिवर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और वह 3 रिवर सिस्टम कौन कौन है? तो द इंदुस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के सिस्टम के द्वारा किसका क्रिएशन किया जाता है? तो नॉर्दर्न प्लेन का क्रिएशन किया जाता है। और यह 3 नदियां कौन कौन है? तो यह 3 नदी हैं गंगा। यह 3 नदी सिस्टम जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो यह इंदु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, और इसकी सहायक नदियां हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। और यह नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वह किससे इसका फॉर्मेशन होता है? तो थ्रू द एलुवियल सॉइल इसका फॉर्मेशन होता है। थ्रू द एलुवियल सॉइल इसका फॉर्मेशन होता है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटेज ऑफ हिमालय और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण अचानक से नहीं हुआ, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। और यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह फुटहिल्स ऑफ हिमालय पे पाया जाता है। तो फुटहिल्स ऑफ हिमालय को क्या हुआ? तो हिमालय का जो मैदानी क्षेत्र होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? फुटहिल्स ऑफ हिमालय बोलते हैं। फ्रॉम दिस फर्टाइल प्लेन इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यह एरिया कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? यह 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। यह प्लेन जो होता है वो 2400 किलोमीटर लंबा होता है एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक हुआ करती है। इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। और यहाँ पे जो जनसंख्या होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। विथ रिच सॉइल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculture and productive part of India। अभी हम लोग पढ़े कि यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक मात्रा में रहना पसंद करती है, यानी यह पॉपुलेटेड एरिया होता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है या किस कारण से यह पॉपुलेटेड एरिया होता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे प्रॉपर क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पे वाटर सप्लाई आसानी से प्रोवाइड हो पाती है। और यहाँ पे सॉइल जो पाया जाता है वह टॉप क्वालिटी का सॉइल पाया जाता है। यहाँ पे सॉइल कैसा पाया जाता है? टॉप क्वालिटी ऑफ सॉइल पाया जाता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। यानी जो नदी जो नॉर्दर्न एरिया से आती है, जो माउंटेन के नॉर्दर्न एरिया से आती है, वह अपने साथ क्या लाती है? सिल्ट लाती है। और सिल्ट का वह क्या करती है? डिपोजिशन करती है इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप। और जो लोअर एरिया होता है वहां पे जेंटल स्लोप भी होता है। यहाँ पे समझना होगा कि स्लोप कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्लोप को हम लोग 2 प्रकार में देख सकते हैं। एक होता है जेंटल स्लोप, यह हमारा हो गया जेंटल स्लोप। एक हो गया शार्प स्लोप। एक क्या हो गया? एक हो गया शार्प स्लोप। तो शार्प स्लोप को समझने के लिए हम लोग को तो स्लोप यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। एक जेंटल स्लोप होता है और दूसरा जो होता है वो होता है शार्प स्लोप। जैसा कि जेंटल स्लोप के बारे में हम लोग देख चुके हैं, तो शार्प स्लोप के बारे में हम लोग देखते हैं। यह हमारा हो गया, यानी इस तरीके का जो स्लोप होता है उसको हम लोग शार्प स्लोप के रूप में जानते हैं। यानी शार्प और जेंटल स्लोप को फिर एक बार देख लिया जाए तो यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा शार्प स्लोप हो गया। और दूसरा अगर देखा जाए तो यह हमारा हो गया जेंटल स्लोप। तो शार्प स्लोप काफी इसका स्लोप जो होता है वह
तीखा होता है, जबकि जेंटल स्लोप जो होता है एक प्रॉपर स्लोप करते हुए या ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो यह हो गया स्लोप, जो कि दो प्रकार का होता है, एक शार्प स्लोप होता है और दूसरा जो होता है वह जेंटल स्लोप हुआ करता है। The velocity of the river decrease which result in the formation of riverine island। जैसे जैसे रिवर नदियां ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, उसी तरीके से यह क्या करती हैं, अपने द्वारा एक आइलैंड का क्रिएशन करती हैं, और वह आइलैंड जो होता है उसको हम रिवरिन आइलैंड के रूप में जानते हैं। यानी वैसा आइलैंड जो नदी के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, रिवरिन आइलैंड के रूप में जानते हैं। The rivers in the lower coast split into numerous channels due to the deposition of silt। बोला जा रहा है कि नदी के द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार का चैनल बनाया जाता है। Numerous channel created by rivers through the depositional work। इन डिपोजिशनल वर्क के द्वारा विभिन्न प्रकार के चैनल का क्रिएशन नदी के द्वारा किया जाता है, और वह डिपोजिशन किसका होता है, तो वह सिल्ट का होता है। दिस चैनल्स आर नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ऐसे चैनल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऐसे चैनल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। ऐसे चैनल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू पे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है वह किस रूप में होता है, तो वह टेबल लैंड के रूप में होता है। कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो क्रिएशन होता है वह किसकी सहायता से होता है, तो इसके सहायक होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक हुआ करते हैं, क्रिस्टलाइन हुआ करते हैं और इग्नियस हुआ करते हैं। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो गोंडवाना लैंड के टूटने या ड्रिफ्ट होने की या सरकने के कारण से होता है। एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। इस प्रकार से हम लोग इस चीज को जानते हैं कि गोंडवाना लैंड मास जो है वह ओल्डेस्ट लैंडमास के रूप में जाना जाता है। द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। इस प्लेट्यू पे क्या होता है, यह प्लेट्यू चौड़ा होता है, गहरा, इसमें वैली भी पाए जाते हैं और राउंडेड हिल्स भी यहाँ पे पाया जाता है। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। इस प्लेट्यू में दो बड़े डिवीजन भी पाए जाते हैं, जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड और डेकन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इसका डिवीजन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कौन कौन होता है, तो सेंट्रल हाईलैंड और डेकन प्लेट्यू होता है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग ऑफ द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। डेकन प्लेट्यू के बारे में बताया जा रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बताया जाता है कि इसके नॉर्थ में कौन है, नर्मदा नदी है। कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जो मालवा प्लेट्यू के बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। इज नॉन एज सेंट्रल हाईलैंड। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। द विंध्य रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज। विंध्य रेंज जो होता है वह किससे घिरा हुआ होता है, सतपुरा रेंज से घिरा हुआ होता है ऑन द साउथ। और किस डायरेक्शन में घिरा हुआ होता है, साउथ के डायरेक्शन में घिरा हुआ होता है। एंड अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। और इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कौन होता है, अरावली पर्वत श्रृंखला होता है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जैसे जैसे यह वेस्टवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते जाता है वैसे इसका रूप सैंडी और रॉकी डेजर्ट के रूप में बदलते जाता है और लास्ट में यह राजस्थान में तक पहुंचता है।
The flow of the river draining this region, namely चंबल एंड सिंध, इस एरिया को वाटर की अवेलेबिलिटी को पूरा किया जाता है चंबल और सिंध के द्वारा, बेतवा के द्वारा, केन के द्वारा, जो कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हुआ करता है। दिस इंडिकेटिंग द स्लोप, और यह किसको इंडिकेट करता है? यह स्लोप को इंडिकेट करता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड को अगर देखा जाए तो यह चौड़ा कहाँ है? तो वेस्ट पार्ट में यह चौड़ा है और इस पार्ट में यह क्या है? यह नैरो है, यानी संकीर्ण है, यानी पतला है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड, और जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का, उसको लोकली रूप में बुंदेलखंड या बघेलखंड के रूप में जाना जाता है। बुंदेलखंड या बघेलखंड के रूप में इसे जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेट्यू इसके ईस्टवर्ड डायरेक्शन में पाया जाता है और इसको ड्रेनेज प्रोवाइड करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? दामोदर नदी के द्वारा किया जाता है। द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर लैंडमास। डेक्कन प्लेट्यू का लैंडमास कैसा होता है? तो यह ट्रायंगुलर लैंडमास के रूप में पाया जाता है। दैट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कहाँ होता है? तो नर्मदा के साउथ डायरेक्शन में यह पाया जाता है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स बिटवीन ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन में कौन पाया जाता है? मैकाल रेंज पाया जाता है, कैमूर हिल पाया जाता है, और इसके नॉर्थ में कौन है? तो महादेव है। लोकेट these hills and ranges in physical map of India। इसको हम लोग किस मैप में देख सकते हैं? तो फिजिकल मैप में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और जनरेट हो सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स। तो यहाँ पे पीछे की क्लास में आप लोगों के द्वारा पढ़ा जा चुका है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप, जिसको हम लोग P² के नाम से भी जानते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिकल। तो इस एक्सटेंशन को हम लोग फिजिकल मैप के द्वारा देख सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जनरली ईस्टवर्ड। बोला जा रहा है कि डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट डायरेक्शन में यह ऊंचाई पे होता है और धीरे धीरे यह जनरली स्लोप ईस्टवर्ड यह होता चला जाता है। An extension of the plateau is also visible in northeast, locally known as मेघालय। जब यह प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है तो इसको लोकली हम लोग मेघालय के नाम से जानते हैं। करबी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कच्छर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसको अलग किया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के द्वारा। 3 prominent hill range from the west to east are the गैरो, खासी और जयंतिया। इसके 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज होते हैं जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैरो, खासी और जयंतिया के नाम से जानते हैं। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के जो 2 किनारे होते हैं उसको हम लोग 2 घाट के नाम से जानते हैं। डेक्कन प्लेट्यू के 2 किनारों को हम लोग 2 घाट के नाम से जानते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। यानी वेस्टर्न एज को हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं और ईस्टर्न एज को हम लोग ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट जो होता है वह किसके बराबर होता है? वेस्टर्न कोस्ट के बराबर होता है। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ये कंटिन्यूअस होते हैं। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। यानी भारत के फिजिकल मैप पे हम लोग थाल, भोर और पाल घाट को देख सकते हैं।
द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट किससे बड़ा होता है? ईस्टर्न घाट से बड़ा होता है। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। इसका एवरेज एलिवेशन जो होता है वह 900 से लेकर 1600 मीटर तक हुआ करता है, एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। जबकि ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन जो होता है वह 600 मीटर ही होता है, जबकि वेस्टर्न घाट का अगर एलिवेशन देखा जाए तो वह 900 to 1600 हुआ करता है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो महानदी वैली से लेकर साउथ में नीलगिरी तक फैला हुआ है। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट जो होता है वह डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, इरेगुलर होता है, और यह अंत में कहा जाके मिल जाता है? बे ऑफ बंगाल में मिलता है। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of the ghat. The western ghat are known by different local name. वेस्टर्न घाट को हम लोग विभिन्न प्रकार के नाम से जानते हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट इंक्रीज होता है कहाँ से कहाँ तक? तो नॉर्थ से साउथ के तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ यह इंक्रीज फॉर्म में जाता है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मुंडी 2695 मीटर एंड द दोदा पिट्टा 2637 मीटर। महेंद्रगिरी 1501 किलोमीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो है वह महेंद्रगिरी है, जिसका हाइट क्या है? 1501 है। Shivra Hills and the Javedi Hills are the located to the southeast। यानी जावेदी हिल और शिवराय हिल यह लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? यह साउथ ईस्ट में यह लोकेटेड है। ईस्टर्न घाट लोकेटेड द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उद्गमा मंडलम, पॉपुलरली नॉन एज ऊटी एंड द कोदाई कनाल। ईस्टर्न घाट के जो हिल स्टेशन है वह उद्गमंडलम, जिसको ऊटी और कोदाई कनाल के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसको हम लोग ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो एरिया होता है उस एरिया में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेक्कन ट्रैप, व्हाट इज डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप क्या होता है? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एरिया होता है वहां पे क्या पाया जाता है? ब्लैक सॉइल पाया जाता है, उसी को हम लोग डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। और ब्लैक सॉइल का जो जन्म होता है वह किसके कारण से होता है? तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण से होता है। वॉल्केनिक ओरिजिन इसका होता है। हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। इस प्रकार से यहाँ के जो रॉक होते हैं वो क्या होते हैं? इग्नियस होते हैं। आपको पता होगा इग्नियस रॉक जो होता है हार्डेस्ट रॉक में से एक होता है, यानी सबसे हार्ड रॉक यह होता है, और इसका जन्म जो होता है, ओरिजिन जो होता है वह वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण से होता है। Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lie on the western and plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hill. इसको हम लोग ब्रोकन हिल के भी नाम से जानते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और यह किस डायरेक्शन में फैला हुआ है? तो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक यह फैला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं किसको? इंडियन डेजर्ट को। इसको इंडियन डेजर्ट को।
The Indian desert lies toward the western margin of the Aravalli Hills. इंडियन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? तो अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे पाया जाता है। इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन। यह कैसा प्लेन होता है? सैंडी प्लेन होता है, कवर्ड विद सैंड डून्स। और यहाँ पे यह किससे कवर्ड होता है? तो सैंड डून्स से कवर्ड होता है। सैंड डून्स के बारे में आप जानते होगा कि जो सैंड के बड़े बड़े टीला होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड डून्स बोलते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। आपको ऑलरेडी पता होगा कि रेगिस्तानी इलाका कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पे रेनफॉल कम हुआ करता है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। यानी एक साल में आपको यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वह 150 मिलीमीटर से भी कम पाया जाता है। इट हैज एरिड क्लाइमेट। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट पाया जाता है? यहाँ पे एरिड क्लाइमेट पाया जाता है। एरिड क्लाइमेट होने के कारण से यहाँ पे आप प्रॉपर वेजिटेशन नहीं देख सकते हो। यानी यहाँ पे वही वेजिटेशन होगा जो एरिड क्लाइमेट को सूट करेगा। Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. यहाँ की नदियां भी वैसी ही होती हैं, जो जब बारिश होता है तो यहाँ पे बालू के द्वारा उस पानी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और यहाँ की नदी का पानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। यानी इस रीजन की जो सबसे बड़ी नदी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? लूनी नदी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं आइलैंड के बारे में। You have already seen that India has a vast mainland. आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हो कि भारत के पास क्या है? एक बहुत बड़ा वास्ट मेनलैंड है। Besides this, the country has two group. इस तरीके से कंट्री के पास क्या है? दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कितने प्रकार के आइलैंड भारत में पाए जाते हैं? दो प्रकार के आइलैंड भारत में पाए जाते हैं। Locate the Lakshadweep Island group lying close to Malabar coast of Kerala. इन केरला के मालाबार कोस्ट के पास जो द्वीप समूह पाया जाता है उसको हम लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप बोलते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ ए स्मॉल कोरल आइलैंड। और यह आइलैंड किससे बना है? तो छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना है। अर्लियर दे वेर नॉन एज लक्षद्वीप, मिनिकोय एंड द एमेंद्वीप। पहले इसे हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते थे, मिनिकोय के नाम से जानते थे और एमेंद्वीप के नाम से जानते थे। इन 1973 दिस वेयर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इसका नाम क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया। इट कवर्स ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जो टोटल एरिया है वह 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कावराती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ है? लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ है? यह कावराती में है। यह इसका टोटल एरिया कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। इसको लक्षद्वीप नाम कब दिया गया? 1973 में दिया गया। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यानी इस आइलैंड ग्रुप में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, यानी विविधता देखने को मिलता है। और यह डाइवर्सिटी किस चीज में देखने को मिलता है? तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के एनिमल लाइफ भी हैं और विभिन्न प्रकार के प्लांट्स लाइफ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। द पीटी आइलैंड विच इज यूनियन हैबिट हैज ए बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पे जानवरों के साथ साथ यहाँ पे पक्षियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी पाया जाता है। नाउ यू सी द elongate chain of island located in Bay of Bengal extending from north to south। बोला कि आप बे ऑफ बंगाल में
नॉर्थ टू साउथ अगर जाते हैं तो वहां पे विभिन्न प्रकार के श्रृंखला आपको देखने को मिलेंगे, द्वीपों का श्रृंखला आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यह कौन सा आइलैंड है? अंडमान और निकोबार है। दे आर बिगर इन साइज, ये साइज में कैसे हैं? बड़े हैं। एंड मोर न्यूमरियस एंड स्कैटर्ड। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ। और इस अंडमान निकोबार को भी दो भागों में बांटा गया। अंडमान जो नॉर्थ में पाया जाता है और निकोबार कहाँ पाया जाता है? साउथ डायरेक्शन में पाया जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट दिस आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, यानी यह ऐसा माना भी जाता है कि इस आइलैंड के नीचे भी बड़े बड़े माउंटेन पाए जाते हैं जो कि सबमर्ज हैं, यानी पानी के नीचे हैं। दिस आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। यह आइलैंड ग्रुप जो है हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हुआ करता है। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे विविधताएं देखने को मिलता है फ्लोरा और फौना में। इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू, दिस आइलैंड लाइज क्लोज टू इक्वेटर। यह आइलैंड किसके नजदीक होता है? इक्वेटर के नजदीक होता है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और जब यह इक्वेटर के नजदीक होता है तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? यहाँ का क्लाइमेट जो है वह क्या होगा? इक्वेटर के अनुसार होगा, यानी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे पाए जाता है। और यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, यहाँ पे घना जंगल भी पाया जाता है। A detailed account of the different physiography unit highlights the unique feature of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in the natural resource. यानी यह द्वीप समूह जो होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट भी किया करते हैं, और इन द्वीप समूहों के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्स को भी हमारे देश की को प्राप्ति होती है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। जो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर के मेजर सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। फॉरेस्ट, वेल्थ, और यहाँ पे जंगलीय जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो हर्ब्स हों, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स हों, तो वह सारे क्या होते हैं? फॉरेस्ट, वेल्थ हुआ करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। इस प्रकार से नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वह देश का खाद्यान्न के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉर्दर्न प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है वो थ्रू द एलुवियल डिपोजिट होता है, और जब वो एलुवियल डिपोजिट होता है तो एलुवियल सॉइल को टॉप क्वालिटी ऑफ सॉइल के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। किसको? नॉर्दर्न एरिया को। ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। यह जो पहले के जो सिविलाइजेशन हुए थे उसके लिए इसके द्वारा नॉर्दर्न प्लेन के द्वारा बेस प्रोवाइड किया गया था। द प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस। प्लेट्यू क्या होता है? स्टोर हाउस हुआ करता है। किसका स्टोर हाउस हुआ करता है? मिनरल्स का। विच हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और प्लेट्यू के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया जाता है हमारे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। जो कोस्टल रीजन होते हैं, जो समुद्री इलाकाएं होती है, और जो आइलैंड ग्रुप होता है, यह हमारे लिए क्या करता है? एक फिशिंग स्पॉट का क्रिएशन करता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी फिशिंग से रिलेटेड हुआ करते हैं। दस इस प्रकार से द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ द डेवलपमेंट। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह पॉसिबिलिटीज, ये फिजिकल फीचर्स का पॉसिबिलिटीज जो होता है वह हमारे डेवलपमेंट में, यानी हमारे विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया करता है। यानी जिस देश में जितने अधिक मात्रा का फिजिकल फीचर पाया जाता है वहाँ पे उस देश का अधिक से अधिक मात्रा में विकास देखने को मिल सकता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।